Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will continue with the lecture series of Industrial Relations and Labor Laws, and today's topic of discussion is Payment of Gratuity Act 1972. Payment of Gratuity Act क्या है? It is a social security legislation. ठीक है? Social security legislation है that provides for payment of gratuity to the employees in recognitions for their long meritorious services. कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्रीज में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है तो उसे एज ए ग्रेटिट्यूड ग्रेचुटी पेमेंट किया जाता है, ठीक है, फॉर देयर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विसेज। ठीक है, ये एप्लीकेबल किन किन इंडस्ट्रीज के लिए होता है? वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, द एक्ट applies to every establishment employing 10 or more employees on any day preceding 12 months। पिछले एक साल में अगर उसके इंडस्ट्रीज में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी देना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, किसको किसको कवर करता है? ये फैक्ट्रीज को कवर करता है, माइंस को कवर करता है, ऑयल फील्ड्स को कवर करता है, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवेज एंड ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ इन्हीं को ग्रेचुटी मिलेगा? ये सब जो आपके इंडस्ट्रीज हैं ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आते हैं, लेकिन जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी ग्रेचुटी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो ग्रेचुटी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर नहीं कवर होता है। ठीक है, उसके लिए अलग लॉज है। तो ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवेज एंड अदर्स स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब किसके अंदर आते हैं? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर आते हैं। नाउ वी विल सी एलिजिबिलिटी। कोई भी एम्प्लॉय एलिजिबल कब होगा? जब वो मिनिमम 5 साल का सर्विस किया हो। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर डेथ हो जाता है या फिर डिसेबलमेंट हो जाता है एम्प्लॉय का तो उस केस में ये 5 ईयर का जो कंडीशन है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। ए एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इफ दे हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज विद द सेम एम्प्लॉयर उसी एम्प्लॉयर के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर द कंडीशन ऑफ 5 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। ठीक है, डेथ या डिसेबलमेंट हो जाए तो ये 5 ईयर की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, आपको ग्रेचुटी मिलेगा। ठीक है, नाउ वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी आपकी 15 डे की सैलरी होती है, लास्ट रन सैलरी होती है आपका, उसका 15 डे का सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये होता है, 15 दिन का लास्ट जो भी आपका वेज है उसका 15 दिन का सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जनरली क्या हो जाता है? जो भी आपने आखिरी महीने में सैलरी ड्रॉ किया है डिवाइडेड बाई 26, इससे क्या आ गया आपका? इससे क्या आ गया है? एक दिन का 1 डे सैलरी आ गया। ठीक है, इंटू 15 कर दिया आपने। ठीक है, इंटू 15 कर दिया तो क्या आ गया आपका? 15 डे का सैलरी आ गया इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इससे आपने नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका? ग्रेचुटी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेचुटी बोला जाता है। ठीक है, अब ये ग्रेचुटी में जो ये नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स है, इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। इसको कैसे काउंट किया जाए उसके लिए अलग अलग रूल है। रूल क्या है? इसके बेसिकली 3 रूल है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी ट्रिकी है। पहला रूल ये है कि आप वो 12 महीना, ठीक है, उसी इंडस्ट्रीज में जो भी आपका इंडस्ट्री है उसी में काम करने चाहिए। इसका ये मतलब कि आप किसी और इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4 महीने इस इंडस्ट्रीज में काम किया, 2 महीने किसी और इंडस्ट्रीज में काम किया और वापस 6 महीने उसी इंडस्ट्रीज में आ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंटिन्यूस सर्विस 12 महीने का, ठीक है, उसी कंपनी में होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा, इसमें एक नोट करने वाली बात है, पहले कंडीशन में जो भी आप सिक लीव लोगे, मैटरनिटी लीव लोगे, ठीक है, एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट गिविंग नोटिस, ठीक है, एक्सीडेंट्स, पेड लीव्स, टेम्पोररी डिसेबलमेंट या फिर ले ऑफ, इन सब केसेस को, ये सब जो केस है ये कंटिन्यूस सर्विस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डज नॉट इंटरप्ट कंटिन्यूस सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल आपने किसी एक कंपनी में काम किया, आपने स्विच नहीं किया, किसी और कंपनी में कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसी दौरान आप काम करते हो, क्या हो गया? या तो आपने मैटरनिटी बेनिफिट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 26 वीक का आपने लीव ले लिया। ठीक है, ये 26 वीक एक साल में काउंट होगा क्या? होगा। ये जो आपने लीव लिया है वो इंटरप्ट नहीं करेगा कंटिन्यूस सर्विस। अपने ये जो लीव लिया था उसी कंपनी में रहते हुए लिया था। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सर्विस के तहत आएगा।
तो इसलिए ये जितनी भी लीव्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है, ये सब आपको डज नॉट इंटरप्ट कंटिन्यूस सर्विस। ये कंटिन्यूस सर्विस को इंटरप्ट नहीं करता है। कंटिन्यूस सर्विस में सिर्फ एक कंडीशन है कि आप स्विच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में आपने कोई भी लीव लिया हो या फिर डिसेबलमेंट के कारण आप कंपनी में आ नहीं पा रहे हो या फिर आपको ले ऑफ कर दिया गया कंपनी के द्वारा, जो वापस आपको ले लिया जाएगा वापस से उसी कंपनी में, तो ये सब कंडीशंस डज नॉट इंटरप्ट कंटिन्यूस सर्विसेज, ठीक है। तो आपका पूरा साल काउंट किया जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आप कंपनी को, मतलब ओवरऑल क्रक्स देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट का ये है कि आप कंपनी स्विच नहीं किए तो आप एप्लीकेबल हो ग्रेचुइटी के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ ईयर आप पूरा एक साल कैसे काउंट करेंगे। किसी भी कंपनी में आप फॉर एग्जांपल मान लो उसी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आप मात्र 2 महीने काम किए हो, तो आपका पूरा साल काउंट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखेंगे। अगर 6 दिन से कम का वीक है आपका वर्क पीरियड, आपका अगर 6 दिन से कम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 डेज पर वीक है या फिर उससे भी कम है, तो उस केस में क्या होगा, 190 डेज मिनिमम आपको आना पड़ेगा कंपनी में, ठीक है। 190 डेज आप एक साल में आ रहे हैं तो वो आपका एक साल काउंट हो जाएगा। ऑल अदर केसेस में मतलब 6 डे पर वीक, ठीक है, इस केस में क्या आना पड़ेगा आपको, 240 डेज आना पड़ेगा। इसको सिंपली ऐसे लिख दो आप, 5 डेज पर वीक 240 डेज में क्या हो जाएगा, 6 डे पर वीक के लिए, क्योंकि 7 डे पर वीक का तो कोई जॉब ही नहीं होता, मिनिमम एक दिन का छुट्टी तो देना ही पड़ता है, ठीक है। तो 190 डेज फॉर 5 डेज पर वीक एंड अदर केसेस में 240 डेज फॉर 6 डे पर वीक, ठीक है। अगर आप इतने दिन आ रहे हो तो आपका एक साल काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ, इसमें दूसरा केस है कि 6 मंथ में अगर आप 95 डेज आ रहे हो, ठीक है, इन 5 डे पर वीक, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे देखिए लेस देन 6 डेज है, इसका क्या मतलब हो गया, 5 डे पर वीक, ठीक, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो 95 डेज, अगर 5 डे पर वीक का आपका मॉडल है वर्किंग का, ठीक है, उसमें आप 95 डेज आ रहे हो तो आपका एक 6 महीना काउंट कर लिया जाएगा। ऑल अदर केसेस में मतलब 6 डे पर वीक के केस में अगर आप 120 डेज आ रहे हो तो आपका 6 मंथ काउंट कर लिया जाएगा। नोटिस करने वाली ये बात है, ये 190 का हाफ कितना होता है, 95, 240 का हाफ कितना होता है, 120, ठीक। ये नोटिस कर लीजिएगा, एक साल के लिए जस्ट उसका आधा कंडीशन होगा 6 मंथ के लिए भी, ठीक है। आप लोगों को अभी डाउट आ रहा होगा कि ये 6 मंथ का कैलकुलेशन हम लोग करते क्यों है, ठीक है, वो आगे आपको क्लियर होगा कि ये 6 मंथ का कैलकुलेशन क्यों करते हैं। जब आप तीसरा कंडीशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 6 मंथ का कैलकुलेशन क्यों करते हैं। द एक्ट फर्दर क्लैरिफाइज दैट इन केस वेयर एम्प्लॉयज हैज सर्व्ड मोर देन 6 मंथ, ठीक है, बट लेस देन ईयर, मतलब ऐसा केस आ सकता है फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ईयर 7 मंथ की सर्विस दी है, इस केस में आपको नंबर ऑफ ईयर्स क्या काउंट होगा, 3 साल होगा या 4 साल होगा, क्या होगा। अगर आप 6 महीने तक काम कर चुके हो तो आपको वो 6 महीना से ज़्यादा वाला पीरियड एक साल में काउंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स को क्या कंसिडर करेंगे, 4 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, इन केस वेयर एन एम्प्लॉय हैज सर्व्ड मोर देन 6 मंथ बट लेस देन अ ईयर, जैसे 7 मंथ मोर देन 6 मंथ है बट लेस देन अ ईयर है, द पीरियड ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग 6 मंथ इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट ईयर, ठीक है। पूरा एक साल ले लेंगे हम लोग, ये 3 साल तो होगा ही और 7 मंथ को भी एक साल कंसिडर कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स, ठीक है। तो दैट्स वाई द कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल 9 महीने काम किए हैं तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना काउंट हो जाएगा, 3 ईयर्स, ठीक है। अगर आपने 7 ईयर 3 मंथ्स काम किया है तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना काउंट होगा, 7 ईयर ही काउंट होंगे, ठीक है। तो दिस वाज द ऑल द 3 कंडीशंस फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, खास करके ये दोनों कंडीशंस, ठीक है, 190 डेज एंड 240 डेज for 5 day week and 6 day week respectively, 5 day week 5 day week and 6 day per week respectively। यहाँ ध्यान दीजिएगा लेस देन 6 days, लेस देन 6 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इन केस ऑफ सीजनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सीजनल इंडस्ट्रीज में ग्रेचुइटी कैसे पेमेंट होगी, अगर आप 75% ऑफ डेज प्रेजेंट रह रहे हैं किसी भी सीजनल फैक्ट्री में तो उसको एज ए 1 ईयर सर्विस काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि सीजनल फैक्ट्री में पूरा 12 महीने काम नहीं होता है, 12 महीने से जनरली कम काम होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आपको 75% ऑफ डेज प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 मंथ की सर्विस है कहीं पे, 8 मंथ का सीजनल वर्क है कहीं पे, अगर आप 6 मंथ्स आ रहे हैं, 6 मंथ कितना होता है मिनिमम, अगर 6 मंथ आप आ रहे हैं तो आपका एक साल उसको काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि 6 मंथ इज 75% ऑफ 8 मंथ्स, ठीक है।
8 महीने का कोई सीजनल इंडस्ट्रीज है, अगर आप 6 महीने आ रहे हैं मतलब 75% ऑफ टाइम आप प्रेजेंट रह रहे हैं तो उसको 1 साल काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 6 महीने हो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन क्या कैसे करेंगे ग्रेचुइटी का, अदर केसेस में हम लोग क्या लिखते थे 15/26, लेकिन सीजनल फैक्ट्री के केस में क्या होगा 7/26 इंटू लास्ट ड्रॉन वेज इंटू ईयर ऑफ सर्विसेज। मतलब सीजनल फैक्ट्री में हम लोग सिर्फ 1 वीक का पैसा देते थे और अदर केसेस में हम लोग 15 दिन का पैसा देते थे। याद रखिएगा सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए 1 वीक का मिलता है 7/26, ठीक है। अब जैसे अदर इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते, तो उस केस में भी ग्रेचुइटी पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ को, वो कंपलसरी नहीं होता लेकिन ग्रेचुइटी पेमेंट जनरली की जाती है। उस केसेस में ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड। 15 डेज सैलरी कौन सा, ये भी लास्ट ड्रॉन ही होगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो ये भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा। अब यहाँ पे हम लोग 15/30 भी ले सकते हैं या फिर 15/26 भी ले सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज 15/30 यूज करती है, ठीक है, for the calculation of gratuity which are not covered under the पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1947, ठीक है। याद रखिएगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल था, पोर्ट के लिए, माइंस के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए, रेलवे के लिए, इन सब के लिए एप्लीकेबल था। उन केसेस में क्या हम लोग करते थे 15/26 करते थे। अदर केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं 15/30 भी कर सकते हैं, 15/26 भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी मैक्सिमम ग्रेचुइटी लिमिट। मैक्सिमम ग्रेचुइटी लिमिट करंटली सरकार ने कितना फिक्स करके रखा है 20 लाख, याद रखिएगा 20 लाख रुपए सरकार ने ग्रेचुइटी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स करके रखा है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इनकम टैक्स ग्रेचुइटी में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर वो रिटायर कर रहे हैं या फिर सुपर एनुवेशन हो रहा है, ठीक है, तो उनको इनकम टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट एंड वर्किंग इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट द इंटायर ग्रेचुइटी अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ और रेजिग्नेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। मतलब सिंपल एक लाइन में समझा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हम लोग क्या देखेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं होते। किस किस केसेस में इनकम टैक्स को, इन्हें ग्रेचुइटी पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए 3 कंडीशंस दी गई है, ठीक है, 3 चीज दिया गया है। अभी फिलहाल इसको, इस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा, प्लीज इग्नोर दिस, आई विल कवर दिस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। 3 कंडीशन क्या, ये तीनों कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन क्या बोलती हैं, मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड क्या है 20 लाख दिया गया है, ठीक है। हाउएवर एन एम्प्लॉयर कैन पे मोर देन 20 lakhs, those amount that is more than 20 lakhs या फिर पेबल ग्रेचुइटी इज नोन एज एक्स ग्रेशिया, ठीक है। 20 या 20 लाख से ज्यादा भी दे सकते हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट है उसे क्या कहा जाएगा एक्स ग्रेशिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, लास्ट ऑन सैलरी इंटू 15/26 इंटू ईयर ऑफ सर्विस, ये तो फॉर्मूला था ग्रेचुइटी का, ठीक है। ये तो इतना मिनिमम ग्रेचुइटी तो आपको बाय फॉर्मूला बनता है। दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। हो सकता है आपको एम्प्लॉयर ने कुछ जो भी आपका ग्रेचुइटी से फॉर्मूला आया है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुइटी आपका कैलकुलेशन में आया 8 लाख, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको 10 लाख भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग ऊपर से वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज covered under the gratuity act the income tax exemptions on any gratuity received is least of the following। मतलब इन तीनों केस में से जो सबसे कम रहेगा वो ग्रेचुइटी अमाउंट से एग्जेम्प्टेड होगा। उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी मिला है उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बंदा है आशीष, ठीक है, उसका लास्ट रन सैलरी है कितना 60,000, ठीक है, उसने 25 साल तक काम किया, ठीक है, तो उसका ग्रेचुइटी कितना बन रहा है 8.65 लाख, ठीक है। फॉर्मूला से हम लोग जो करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस 25, तो ये कितना आ रहा है 8.65 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ये 8.65 लाख इसको मिला है, ठीक है, इसका ग्रेचुइटी कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इसको एक्चुअल में कितना ग्रेचुइटी मिला है 12 लाख।
मतलब एम्प्लॉयर इसका बड़ा दिलदार था, इसने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, 3.35 लाख। ठीक है, इतना ग्रेचुइटी तो इसका बनता ही था 8.65 लाख, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या हुआ, खुश होके इसे और एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी दे दिया, 3.35 लाख दे दिया। तो टोटल कितने दे दिए, 12 लाख। तो ये जो 8.65 लाख है इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जो 3.35 अमाउंट है, 3.35 लाख अमाउंट है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्चुअल ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई थी, वो जो मैंने पॉइंट किया था वो कितना था, 12 लाख, लेकिन इनका बनता कितना था। ठीक है, कितना बनता था इसका, इसका बन रहा था 8.65 लाख, और ये तो 20 लाख, ये वाला पॉइंट तो 20 लाख तो है ही। ठीक है, 20 लाख, 8.65 लाख, 12 लाख, इन तीनों में से सबसे कम कौन है, 8.65 लाख। इन तीनों में से सबसे कम 8.65 लाख है, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वही लिखा है कि हाउएवर एम्प्लॉय, कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जो भी लिस्ट है, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो लिस्ट कौन सा था, 8.65 लाख, और ये 12 लाख, और ये 20 लाख। इसमें से सबसे कम कौन था, ये था। तो ये इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स आपके नहीं लगेंगे इसमें। जो भी बच गया, अब क्या बच गया, आपको तो एक्चुअली मिला 12 लाख, बच कितना गया, 3.35 लाख, इस पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, आपको होप क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी का पेमेंट कैसे किया जाएगा, जब भी आप रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सुपर एनुवेशन हो जा रहा है, या फिर आपका डेथ या डिसेबलमेंट हो जा रहा है, तो आपको विद इन 30 डेज ग्रेचुइटी पेमेंट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो उस पर इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, इन केस एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग ग्रेचुइटी विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अलावा जितने भी दिन होंगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये तो केस होगा आपका रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन या फिर डिसेबलमेंट के केस में। लेकिन डेथ के केस में किसको पैसा मिलेगा, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। ठीक है, डेथ के केस में थोड़ा कैलकुलेशन अलग है ग्रेचुइटी का, वो हम लोग देखेंगे कि डेथ के केसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आपका डेथ, इन केस ऑफ डेथ 1 साल के अंदर हो गया है, तो आपको कितनी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, 2 टाइम्स द बेसिक सैलरी। ठीक है, अगर आपका डेथ 1 से 5 साल के अंदर हो जा रहा है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 6 टाइम द बेसिक सैलरी। अगर आपका डेथ 5 से 11 साल के बीच में हो गया है, तो आपको कितना ग्रेचुइटी मिलेगा, 12 टाइम्स द बेसिक सैलरी। और अगर आपका डेथ 11 से 20 साल के सर्विसेज में हुआ है, तो आपको कितना मिलेगा, 20 टाइम्स द बेसिक सैलरी। ठीक है, ये तो याद रखिएगा, 1 साल के केस में 2 टाइम्स, 1 से 5 के केस में सिक्स टाइम्स, 5 से 11 के केस में 12 टाइम्स, और 11 से 20 के केस में 20 टाइम्स। ठीक है, ना ये केस थोड़ा ट्रिकी है, मोर देन 20 ईयर्स। अगर आपका सर्विस 20 साल से ज़्यादा है, तो आपको कितना मिलेगा, हर 6 महीने के लिए आपको 15 डे का सैलरी मिलेगा। ठीक है, बट इट इज़ लिमिटेड टू 33 टाइम्स द बेसिक सैलरी। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, 6 महीने में 15 दिन का मिल रहा है, मतलब 1 साल में कितना मिलेगा, लगभग आपको 1 मंथ का मिलेगा। ठीक है, तो 1 साल में आपको 1 मंथ का मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ, इफ योर सर्विस इज मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 25 ईयर का सर्विस किया है। ठीक है, आपने 25 ईयर का सर्विस किया, तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 ईयर का वेज मिल जाएगा एज ए ग्रेचुइटी। ठीक है, आपकी ग्रेचुइटी कितनी बनेगी, 25 ईयर का जो भी आपका वेज है। ठीक है, अब 25 इंटू बेसिक सैलरी पर मंथ, जो भी आपकी 25 महीने की सैलरी बनेगी, लास्ट ऑन सैलरी, वो आपको एज ए ग्रेचुइटी मिल जाएगा। बट इन केस आपका सर्विस फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर का है, ठीक है, मान लो आपने 35 साल तक काम किया है, उसके बाद आपकी डेथ हो गई है, तो आपका सैलरी कितना बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, 35 मंथ का ग्रेचुइटी बनना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन 35 मंथ का ग्रेचुइटी आपको मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज़ लिमिटेड टू 33 टाइम्स ओनली। ठीक है, तो अगर आप 35 ईयर्स सर्व करके भी आपकी डेथ होती है, तो आपको 33 टाइम्स ही मंथली वेज एज ए ग्रेचुइटी मिलेगा। होप आपको क्लियर होगा मोर देन 20 ईयर वाला पॉइंट। नाउ वी विल सी नॉमिनेशंस। ठीक है, अब डेथ के केस में नॉमिनेशन कराना जरूरी होता है। तो जो भी नए एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनको ग्रेचुइटी दिया जा रहा है, तो उसको 1 साल के अंदर अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मतलब एक नॉमिनी को नॉमिनेट करना होगा, जिसको ग्रेचुइटी का बेनिफिट मिलेगा इन केस अगर वो एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है। और याद रखिए, वो नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स कैन बी द
nominee of that employee for gratuity act. Okay. Now we will see administration and enforcement of gratuity act. The act designates that the controlling authority appointed by the appropriate government, okay, as the authority responsible for administration and enforcing the provision of the act. ठीक है, एक authority बनाएगी सरकार, ठीक है, जिसके पास क्या responsibility रहेगी for administration and enforcing this act. The controlling authority has the power, ठीक है, इस authority के पास क्या क्या power रहेगा, to inquire, ताकि कुछ inquiry कर सके, into the complaints, जो भी complaint है उसका inquiry कर सके, ठीक है, dispute को settle कर सके, and initiate legal proceedings if necessary. ठीक है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है तो भी वो लोग वो कर सकते हैं. ठीक है, पावर टू एग्जेम्प्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो एक इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दे सकती है. ये आपको ग्रेचुइटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. एग्जेम्पशन गवर्नमेंट किस केसेस में देगी? लॉजिकल ये है कि अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज है, उसका अपना ही कोई ग्रेचुइटी का अलग सा स्कीम हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि ग्रेचुइटी बेनिफिट दे रही है, जो कि जो सरकार ने एक्ट बनाया उससे ज़्यादा अच्छा है, तो सरकार क्या करेगी, उस कंपनी को एग्जेम्पशन दे देगी. नहीं, आप अपना ग्रेचुइटी खुद संभाल लीजिए, आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से एग्जेम्पशन दिया जाता है. क्यों? क्योंकि आपका जो कंपनी का बेनिफिट है ग्रेचुइटी का, वो एग्जिस्टिंग एक्ट वाले बेनिफिट से ज़्यादा अच्छा है. तो इस केसेस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस दे सकती है किसी भी इंडस्ट्रीज को. ठीक है, नॉमिनी जो भी है आपको विद इन 1 ईयर फाइल कराना पड़ेगा और ओनली फैमिली मेंबर्स होनी चाहिए. ये पॉइंट तो ऑलरेडी कवर था. तो दैट इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी विजिट कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जितने भी लेक्चर सीरीज हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है. अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे.